हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है द डिटेक्टिव। मूवी की शुरुआत 15 साल पुराने एक फ्लैशबैक सीन को दिखाते हुए होती है। यहाँ एक स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी और इसमें सभी के मॉम डैड आए हुए थे सिवाय जेम्स को छोड़कर। जेम्स के परिवार में सिर्फ उसकी बड़ी बहन मैरी थी जिसने जेम्स को आज तक बिल्कुल भी इस बात का एहसास होने नहीं दिया कि उनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज जेम्स को निराश देख मैरी उसे सारी सच्चाई बता देती है। असल में जब मैरी 13 साल की थी और जेम्स मात्र 1 महीने का था, तभी उनकी मॉम को कहीं से ये पता लग गया था कि उनके डैड का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। एक दिन इसी गुस्से में पागल होकर जेम्स की मॉम ने जेम्स के डैड का मर्डर कर दिया और साथ ही साथ खुद भी खिड़की से कूदकर मर गई। बस इस हादसे के बाद से ही ये दोनों अनाथ हैं और तब से मैरी जेम्स की अकेले ही देखभाल कर रही है। इतना बताते ही ये सीन यहीं ब्लैंक होता है और हम 15 साल बाद किसी पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। इधर चीफ इंस्पेक्टर ऑफिसर ड्यूक और उसके सीनियर ऑफिसर जैक से बहुत खुश था क्योंकि इन दोनों ने मिलकर रिसेंटली एक बहुत ही उलझे हुए मर्डर केस को सॉल्व किया था। लेकिन असल बात ये थी कि वो पूरा केस ड्यूक ने अकेले में ही सॉल्व किया था और उसका सुपीरियर जैक बस इस बात का क्रेडिट ले रहा है, जबकि उसका केस में 0% एफर्ट था। लेकिन चीफ को ये बात नहीं पता थी। चीफ इन दोनों से कहता है, अगर तुम दोनों ने मिलकर हाल ही में हुए डैनियल मर्डर केस को भी सॉल्व कर दिया तो तुम दोनों का प्रमोशन पक्का। आगे इंस्पेक्टर ड्यूक अपने ऑफिस में अपने पुराने दोस्त डिटेक्टिव चैन को मिलने बुलाता है। चैन एक बहुत ही शातिर और इंटेलिजेंट तरह का डिटेक्टिव था और ऐसा कोई भी केस नहीं जिसे चैन ने सॉल्व ना किया हो। इधर ड्यूक चैन से चाहता है कि वो डैनियल मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करके किलर का नाम पता करे। चैन कहता है, लेकिन वो तो तुम्हारी टीम का काम है, ना कि मेरा। ड्यूक कहता है कि जब भी मैं टीम के साथ मिलकर कोई केस सॉल्व करता हूँ तो उसमें मुझे पूरी टीम को क्रेडिट देना पड़ जाता है, इसलिए मैं ये वाला केस टीम से अलग रहकर और सिर्फ तुम्हारी मदद से सॉल्व करूंगा। इस केस के सॉल्व होते ही चीफ मुझे प्रमोशन देगा और प्रमोशन मिलते ही मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। तो बोलो क्या कहते हो। तो इधर चैन इस डील के लिए मान जाता है और अब ड्यूक चैन को डैनियल केस की फाइल दिखाता है। इस केस में पुलिस को डैनियल नाम के एक अधेड़ उम्र के आदमी की लाश उसके घर में पड़ी मिली। डैनियल को लगातार चाकू से स्टैब किया गया था, लेकिन चाकू में किलर या किसी के भी फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं थे। लेकिन हाँ, उस घर में एक लेटर पड़ा हुआ था। उस लेटर को जरूर डैनियल की वाइफ ने लिखा होगा। लेटर में लिखा था कि डैनियल ने मेरे रहते हुए दूसरी औरत के साथ अफेयर करके धोखा दिया है, इसलिए उसे मारकर मैं खुद खिड़की से कूदकर मरने जा रही हूँ। लेकिन इस पूरे केस में अजीब बात ये थी कि डैनियल की कभी शादी ही नहीं हुई थी और ना ही डैनियल की कोई वाइफ थी। वो पूरे घर में अकेले रहता था। साथ ही डैनियल की खिड़की के बाहर पुलिस वालों को किसी औरत की लाश भी नहीं मिली, जबकि लेटर के मुताबिक उसे लिखने वाली औरत खिड़की से कूदकर सुसाइड करने वाली थी। दोस्तों, अब अगर इधर देखा जाए तो डैनियल का मर्डर उसी पैटर्न से हुआ था जिस पैटर्न से सालों पहले जेम्स के पेरेंट्स ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। यहाँ जेम्स और डैनियल मर्डर केस के बीच क्या कनेक्शन है ये हमें आगे पता चलेगा। मूवी रात के वक्त शिफ्ट होती है। यहाँ एलिजाबेथ नाम की प्रोस्टिट्यूट काम से छुट्टी लेकर अपने घर की तरफ निकल ही रही थी कि तभी रास्ते में उसे किसी ने अगवा कर लिया और जबरदस्ती रगेद कर अपने साथ ब्रिज के ऊपर ले गया। इसके बाद क्या हुआ हमें नहीं बताया जाता, लेकिन अगली सुबह एलिजाबेथ की डेड बॉडी उसी ब्रिज के ऊपर मिलती है। इस डेड बॉडी को डिटेक्टिव चैन भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे ऐसा करने नहीं देते क्योंकि चैन कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर नहीं था। पर यहाँ चैन किसी तरह एलिजाबेथ की डेड बॉडी की एक फोटो खींचने में कामयाब होता है। आगे रात में चैन और इंस्पेक्टर ड्यूक बार में मिलते हैं। यहाँ ड्यूक चैन को बताता है कि एलिजाबेथ का केस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो हमें लगा कि किलर ने एलिजाबेथ का रेप करने के बाद उसका मर्डर किया है, लेकिन बाद में पता चला कि किलर ने तो इसका बिल्कुल उल्टा किया था। उसने पहले एलिजाबेथ को मार डाला और फिर बाद में उसका किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से रेप किया। यहाँ
तक कि एलिजाबेथ के शरीर में जो घाव के निशान मिले वो भी किलर ने बाद में एलिजाबेथ के शरीर पर बनाए थे। और सबसे अजीब बात ये है, किलर ने इतना सब करने के बाद भी अपना एक फिंगरप्रिंट तक क्लू के तौर पर नहीं छोड़ा जिससे हम उसका पता कर सके। डिटेक्टिव चैन कहता है, मेरे ख्याल से डैनियल और एलिजाबेथ दोनों केस का किलर एक ही आदमी है, क्योंकि दोनों ही केसेस में किलर ने क्राइम सीन में क्लू तो छोड़े हैं लेकिन केस को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि उलझाने के लिए। शायद से किलर ये सब करके किसी बहुत पुराने क्राइम सीन को रिक्रिएट करना चाहता है। और ये जो अभी हो रहे हैं ये इस तरह के पहले केसेस या मर्डर्स नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं पहले भी हो चुका है। अब क्योंकि किलर अपने हर क्राइम सीन को इतनी सफाई से और प्रोफेशनल तरीके से रिक्रिएट करता है तो ऐसा करना किसी आम आदमी के बस की तो बात नहीं है। ऐसा सिर्फ कोई शातिर पुलिस इंस्पेक्टर ही कर सकता है जिसे क्राइम सीन की अच्छी खासी समझ हो। इसे सुन ड्यूक घबराने लगता है कि कहीं डिटेक्टिव उस पर ही तो शक नहीं कर रहा, लेकिन डिटेक्टिव बताता है कि उसने पुलिस ऑफिसर के साथ शातिर वर्ड का भी यूज किया है। आगे उसी रात हम जॉर्ज नाम के गुंडे को देखते हैं। जॉर्ज का काम लोगों से जबरदस्ती लोन उगलवाने का था। जॉर्ज जैसे ही अपने घर में एंटर होता है वैसे ही उसका वही सेम किलर मर्डर कर डालता है। अगली सुबह जब जॉर्ज की लाश उसके कमरे में मिलती है तो पुलिस को ऐसा लगता है कि जॉर्ज का मर्डर उसी के लिंक वाले किसी ऐसे व्यक्ति ने किया होगा जिससे जॉर्ज ने मार पीट कर पैसे निकलवाए थे। आगे क्राइम सीन की छानबीन के बाद इंस्पेक्टर ड्यूक वापस डिटेक्टिव से मिलकर उसे बताता है कि उन्हें जॉर्ज की बॉडी से कुछ काफी लंबे बाल मिले। इसका मतलब किलर कोई लड़की थी। डिटेक्टिव कहता है, लेकिन जॉर्ज जैसे खूंखार लोन शार्क को भला कोई लड़की कैसे मार सकती है? जरूर ये भी कोई फेक क्लू है जिसे किलर ने हमें उलझाने के लिए रिपीट किया है। और मेरे ख्याल से ये उसी किलर का काम है जिसने इससे पहले भी पिछले 2 मर्डर्स किए थे। लेकिन ड्यूक को इस थ्योरी पर विश्वास नहीं होता क्योंकि एक तो तीनों मरे हुए विक्टिम्स के बीच कोई आपसी ताल्लुकात नहीं थे और दूसरा तीनों की ही हत्याएं बिल्कुल अलग अलग पैटर्न से हुई थी। डिटेक्टिव कहता है, लेकिन 2 चीजें ऐसी भी हैं जो तीनों मर्डर्स के वक्त किलर ने बार बार रिपीट किया है। किलर ने हमें बिल्कुल भी सोचने का मौका नहीं दिया कि आखिर इन तीनों रैंडम लोगों को मारने के पीछे उसका क्या मोटिव है। और दूसरा, इस किलर ने एक भी क्राइम सीन पर अपना कोई असली क्लू नहीं छोड़ा बल्कि सारे किलर के द्वारा ही बने बनाए नकली क्लूज हैं। ऐसा कहकर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ड्यूक से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है। दरअसल डिटेक्टिव जब बहुत छोटा था तभी डिटेक्टिव के पेरेंट्स उसे छोड़कर कहीं गायब हो गए थे और डिटेक्टिव पता लगाना चाहता है कि उन दोनों का क्या हुआ। इसके बाद मूवी फिर से जेम्स नाम के उस बच्चे के फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। इधर एक दिन जेम्स को पता चलता है कि उसकी बहन उसके स्कूल का खर्चा उठाने के लिए प्रोस्टिट्यूट का धंधा करती थी क्योंकि वह दोनों बहुत गरीब थे। इतनी छोटी सी उम्र में इस बात को जानकर जेम्स डिप्रेशन में जाने लगा और उसके अंदर अचानक एक दूसरी गुस्सैल किस्म की पर्सनैलिटी हावी हो गई। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जेम्स ने अपने किसी क्लासमेट को मार मार कर उसको बुरी तरह घायल कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जेम्स को याद भी नहीं था कि उसने अपने क्लासमेट की ऐसी हालत कब की। कुछ दिनों बाद जेम्स की बहन के क्लाइंट्स उसके घर में इंटीमेट होने आने लगे थे और इससे जेम्स काफी डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेटेड होने लगा था। इतना फ्रस्ट्रेटेड कि जेम्स ने अपनी पेंसिल उठाकर एक क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने किसी तरह जेम्स को रोककर उस क्लाइंट को वहां से भगा दिया, वरना आज जेम्स उसका मर्डर ही कर डालता। इतना दिखाकर मूवी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। यहाँ हम मैरी के जैसे ही दिखने वाली एक लड़की को पार्क में देखते हैं। उस लड़की को कोई बंदा बार बार घूरे जा रहा था और इस बंदे के हाथ में एक नुकीली सी पेंसिल थी। आगे थोड़ी देर बाद पुलिस को मैरी की डेड बॉडी उसी पार्क में मिलती है और यहाँ मैरी का मर्डर किलर ने पेंसिल से किया था। इधर डिटेक्टिव उस मरी हुई लड़की के चेहरे की तरफ गौर से देखता है तो लड़की की आंखों को किलर ने जानबूझकर जमीन में गड़े हुए रोज के ठीक सामने की तरफ रखा था। इसे देख डिटेक्टिव उस गुलाब की तरफ जाता है और डिटेक्टिव को तोड़ने पर पता चलता है कि इस गुलाब को मिट्टी में अलग से गाड़ा गया था। शायद इससे किलर ये जताना चाहता था कि जिसे उसने मारा है वो उसके दिल के सबसे करीब थी। आगे डिटेक्टिव अभी तक हुए इन चारों मर्डर केसेस को एक साथ जोड़कर देखता है
और यहाँ डिटेक्टिव को सोचने पर भी ये समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई किलर 4 अलग अलग पैटर्न से 4 ऐसे लोगों को क्यों मारेगा जो एक दूसरे को जानना तो दूर, जिनके बीच कोई सिमिलैरिटी भी नहीं थी। ऐसा सोचते वक्त डिटेक्टिव का ध्यान अचानक से उसके रेडियो पर जाता है। यहाँ एक रेडियो जॉकी अपनी आवाज को बार बार बदलकर 3 लोगों की नकल उतार रहा था। इसे देख डिटेक्टिव को एहसास होता है कि शायद उसका किलर मल्टीपल स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार है, इसलिए इस किलर ने चारों मर्डर्स अलग अलग पैटर्न से किए हैं। ये पता चलते ही डिटेक्टिव जल्दी से इंस्पेक्टर ड्यूक को कॉल करके उसे ऐसे किसी सस्पेक्ट की तलाश करनी बोलता है जिसकी पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री रही हो या फिर जो कम से कम एक बार पागल खाने गया हो। लेकिन सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा एक भी आदमी नहीं था। इसे सुन डिटेक्टिव को थोड़ी निराशा होती है। तब ड्यूक डिटेक्टिव को एक गुड न्यूज सुनाता है कि हमें एक लेडी विटनेस मिल गई है। उसका दावा है कि उसने पार्क से गुजरते वक्त किलर को बाईं तरफ से देखा था। इसे सुन डिटेक्टिव बहुत खुश होता है, लेकिन अब भी इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला था क्योंकि सस्पेक्ट की पहचान करते वक्त विटनेस खुद ही कंफ्यूज हो जाती है। दरअसल उसे इधर इस केस के 5 सस्पेक्ट में से मिस्टर चो और मिस्टर ली नाम के 2 सस्पेक्ट एक ही जैसे दिख रहे थे और इन दोनों का चेहरा भी एक एंगल से देखने में सेम लग रहा था। इसलिए वो विटनेस इस बात का फैसला नहीं कर पाती कि उसने पार्क में इनमें से किसे मर्डर करते हुए देखा था। तो ये देखकर इंस्पेक्टर ड्यूक विटनेस पर गुस्सा होकर उसे वहां से भगा देता है। लेकिन रात को छुट्टी के समय जब ड्यूक अपने ऑफिस से बाहर निकलता है तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है। यहाँ वो गाड़ी ड्यूक का सर कुचलने वाली थी, लेकिन ड्यूक सही वक्त में मरने का नाटक कर देता है, जिससे किलर धोखा खाकर अपनी गाड़ी के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद ड्यूक हॉस्पिटल में भर्ती था और उससे मिलने डिटेक्टिव चैन आया था। ड्यूक डिटेक्टिव से कहता है, शायद हम दोनों किलर के बहुत करीब थे, इसलिए किलर ने मुझे कल रात मारने की कोशिश की। डिटेक्टिव कहता है, तुम अभी हॉस्पिटल में सुरक्षित हो क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर मर्डर करने का जोखिम किलर नहीं उठाएगा। पर हाँ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही किलर तुम्हें फिर से मारने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए सावधान रहना। आगे हॉस्पिटल से निकलने के बाद डिटेक्टिव फिर से किलर की तलाश में लग जाता है। यहाँ डिटेक्टिव को इतना पता था कि किलर कोई स्प्लिट पर्सनालिटी से पीड़ित इंसान है, लेकिन वो कौन है और उसका कैसे पता लगाया जाए, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके लिए डिटेक्टिव हर क्राइम सीन में रिविजिट करके उन्हें अच्छे से एनालाइज करता है और यहाँ डिटेक्टिव के दिमाग में ख्याल आता है कि पहला मर्डर किसी पागल वाइफ के पैटर्न से किया गया था जो अपने हस्बैंड को मारकर खुद भी खिड़की से कूद गई। दूसरा मर्डर एक जवान लड़के के पैटर्न से किया गया था जो सेक्स का भूखा था। तीसरा मर्डर एक कर्ज तले दबे आदमी के पैटर्न से हुआ और सबसे रिसेंट में हुआ मर्डर किसी बच्चे ने अपनी पेंसिल से किया। इसका मतलब ये सारे मर्डर्स किलर के बचपन से जुड़े हुए हैं और किलर ने अपने भीतर ये चारों पर्सनालिटी तभी से डेवलप करनी शुरू की थी जब वो उम्र में काफी कम एज का रहा होगा। लेकिन डिटेक्टिव को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी कम एज में कोई बच्चा स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैसे डेवलप कर सकता है। आखिर उसके जहन में ऐसा क्या गम रहा होगा। तभी डिटेक्टिव को समझ आता है कि हो ना हो वो बच्चा भी खुद डिटेक्टिव की तरह अनाथ था और शायद उसे भी बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला। इसी वजह से वो अकेले रहते रहते इन पर्सनालिटीज को अपने अंदर डेवलप करता गया। ऐसा सोचते ही डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ड्यूक को कॉल लगाता है और ड्यूक से उनकी सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसे आदमी का नाम पूछता है जो बचपन से ही अनाथ था। तो तब ड्यूक मिस्टर ली का नाम सजेस्ट करता है। दोस्तों, मिस्टर ली उन्हीं 5 सस्पेक्ट में से एक था और ली को ही पहचानते वक्त लेडी विटनेस थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उसे ली और दूसरे सस्पेक्ट चाओ के चेहरे की बनावट सेम नजर आ रही थी। बस इतना जानते ही डिटेक्टिव ली के खिलाफ एविडेंस जमा करने उसके घर का ताला खोलकर चुपके से घर के अंदर दाखिल होता है और यहाँ डिटेक्टिव को देखने मिलता है कि ली मर्डर और हत्याओं से जुड़ी कई सारी डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ता था और यही कारण था कि ली का दिमाग किसी पुलिस वाले से कम नहीं था। साथ ही ली को अपनी आवाज टेप रिकॉर्डिंग करने की आदत थी। जब डिटेक्टिव इनमें से एक रिकॉर्डिंग को सुनता है तो उसे कंफर्म हो जाता है कि ली के अंदर 4 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं क्योंकि अपनी हर रिकॉर्डिंग में ली 4 अलग अलग लोगों की तरह बातें कर रहा था। यानी ली ही चारों मर्डर्स के पीछे का खूनी है।
आगे डिटेक्टिव ली की बहन मैरी के घर पहुंचता है। डिटेक्टिव को ली की बहन के बारे में ली के कमरे में रखी उसकी डायरी से पता चला था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ली असल में जेम्स है, जिसने अपना नाम बदल लिया था और जिससे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करने आया है वो उसकी बड़ी बहन मैरी है। अब यहाँ मैरी से डिटेक्टिव को एक अलग ही बात पता चलती है। मैरी बताती है कि इन रियलिटी वो ली की बहन नहीं बल्कि उसकी माँ थी। हाँ, यहाँ तक तो सच था कि मैरी की मॉम मैरी के डैड को मारकर खिड़की से कूदकर मर गई थी, लेकिन उस हादसे के वक्त तक ली पैदा भी नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद से मैरी अकेली पड़ गई और उसने माँ बाप का साया सर से छीनने पर 13 साल की उम्र से ही प्रोस्टिट्यूट ज्वाइन किया। लेकिन एक रात जब मैरी इस काम से लौटकर घर वापस आ रही थी, तभी मैरी को किसी आदमी ने अगवा कर लिया और उसे घसीटकर ब्रिज के पास ले जाकर उसका रेप कर डाला। यहाँ मैरी को आज भी नहीं पता कि वो अनजान आदमी आखिर था कौन, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद मैरी ने बचपन में ही रियलाइज किया कि वो धीरे धीरे प्रेग्नेंट होने लगी है और तब जाकर मैरी ने ली को जन्म दिया। मैरी बताती है, ली को एक दिन पता चल गया कि हमारे पेरेंट्स ली के पैदा होने से 2 साल पहले मरे थे, ना कि 1 महीने पहले। इसलिए वो मैरी से झगड़ने लगा कि मैरी ने उसे झूठ क्यों बताया और उसके असली माँ बाप कौन है। तब मैरी ने भी गुस्से गुस्से में ली को सारी सच्चाई बता डाली और बस वही वो आखिरी पल था जब मैरी ने ली को देखा, क्योंकि सच्चाई सुनने के बाद ली घर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चला गया। तो मैरी की इस कहानी को सुन डिटेक्टिव के दिमाग की सारी कड़ियां सुलझने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि ली ने एक प्रोस्टिट्यूट, एक टीनेज लड़की डैनियल और लोन वसूलने वाली आदमी को क्यों मारा। दरअसल ऐसे ही लोग ली के दिमाग को डिस्टर्ब करने का कारण थे। तभी इसी के पैरेलल में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर ड्यूक बगैर डिस्चार्ज हुए खुद ही मिस्टर ली को पकड़ने जा रहा होता है, लेकिन उल्टा ली ही ड्यूक को मारकर उसे अगवा कर लेता है। दूसरी ओर सच्चाई पता चलने के बाद जब डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ड्यूक को कॉल लगाता है तो इस कॉल का जवाब दूसरी तरफ से ली देता है और ली डिटेक्टिव को धमकाता है कि उसने उसके कमरे से जो टेप रिकॉर्डिंग चुराई है उसे वापस कर जाए, वरना वो उसके दोस्त इंस्पेक्टर ड्यूक को भी खत्म कर देगा। इस धमकी को सुन डिटेक्टिव जल्दी से ली की लोकेशन में पहुंचता है। इधर ली ने इंस्पेक्टर ड्यूक के साथ साथ एक छोटे से बच्चे को भी होस्टेज बना रखा था। ली बताता है कि ये बच्चा भी मेरी तरह एक अनाथ है और आज मैं इसे मारकर इसकी जिंदगी से वो सारे गम दूर कर दूंगा जो मैंने झेले हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसकी लाइफ बचाना चाहते हो, अपने पार्टनर ड्यूक की या फिर इस छोटे से बच्चे की। तो यहाँ डिटेक्टिव एक लूप में फंस जाता है जिस कारण वो कोई फैसला नहीं कर पाता और इसे देख ली बगैर एक भी पल गवाए ड्यूक को शूट करके मार डालता है। इसे देख डिटेक्टिव ली पर गोली अड़ा देता है लेकिन उसे शूट नहीं कर पाता। तभी ली की पर्सनालिटी अचानक से चेंज होती है। उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने इस खेल में एक इनोसेंट ऑफिसर का मर्डर कर दिया, जबकि उसे उस छोटे बच्चे को मारना था और अब इस हिसाब से उसे भी मरना पड़ेगा। ऐसा सोचकर ली खुद को भी शूट करके मार डालता है। इससे उस छोटे बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन डिटेक्टिव अपने साथी ड्यूक को गवा बैठता है। यहाँ डिटेक्टिव को ड्यूक के मरने पर उसके कई सारे फ्लैशेस आती हैं और डिटेक्टिव काफी रोता है। उसी रात डिटेक्टिव से मिलने एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके ऑफिस में आते हैं और बताते हैं कि इंस्पेक्टर ड्यूक ने मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता लगाने हायर किया था और मुझे पता चला कि तुम्हारे पेरेंट्स की हत्या ड्रग स्मगलिंग करने वाली किसी माफिया ने की थी और वो माफिया तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के ठीक बाद यानी 30 साल पहले मलेशिया शिफ्ट हो गया और वो अभी भी वहीं रह रहा है। तो इसे सुन डिटेक्टिव फैसला करता है कि वो भी मलेशिया जाकर इस माफिया को ढूंढ निकालेगा और इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी का एक सीक्वल भी रिलीज हुआ था जिसमें डिटेक्टिव उस माफिया को ढूंढने मलेशिया पहुंचता है, लेकिन वो मूवी इंटरनेट में इजीली अवेलेबल नहीं है और इसीलिए मेरे लिए उस मूवी को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो होप है कि आप इस मूवी के सीक्वल के आने का होप नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही मिस्ट्री भरे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।